Assalamu alaikum. Today we will discuss about the reflex arc. First of all, reflex arc इसकी डेफिनेशन होगी. रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? फ्लो ऑफ इम्पल्स थ्रू अ नर्वस सिस्टम विच इन्वॉल्विंग द रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड द इफेक्टर्स. जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन अब इम्पल्स के ज़रिए नर्वस सिस्टम में जो है वो मूव करती है. नर्वस सिस्टम के बेसिक 3 कंपोनेंट्स थे: रिसेप्टर्स, देन न्यूरॉन्स, देन इफेक्टर्स. रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक पाथवे है फॉर द पैसेज ऑफ द इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है वो ऑलवेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ होता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स में हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसेप्टर से मैसेज को लेने के लिए. देन सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं, ये मैसेज मोटर न्यूरॉन को देते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पास थ्रू होते हैं, एंड देन ये हमारे इफेक्टर्स तक जो है वो पहुंचते हैं. बेसिक स्टेप्स डेट इज़ इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स आर्क इज़ रिसेप्टर. फर्स्ट वन इज़ अ रिसेप्टर. रिसेप्टर का काम ये है कि उसने सेंस करना है स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को. ये देखिए, ये हमारा स्टिमुलस है, हमारा जो आर्म ऑर्गन है, बॉडी पार्ट जो है वो सबसे पहले जो है वो सेंस करता है. देन दिस मैसेज इज़ पास थ्रू दी सेंसरी न्यूरॉन. अब ये मैसेज चला गया सेंसरी न्यूरॉन के पास. सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? दिस ट्रांसमिट दी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. आफ्टर सेंसेशन मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के पास, हमारे ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास चला जाता है. Third step is the interneurons, that is also known as associative neurons. Interneurons क्या करती हैं? ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती हैं सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक. ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो है वो चला गया. देन ये मोटर न्यूरॉन्स तक, ब्रेन से मैसेज आगे मोटर न्यूरॉन को पास हुआ. मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? अब वो ट्रांसफर दिस नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू दी इफेक्टर. अब मोटर न्यूरॉन ने वो मैसेज ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लिया और इसको हमारे इफेक्टर तक, यानी हमारे बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन तक जो था वो पहुंचा दिया. नेक्स्ट, इफेक्टर इज अवर आइदर मसल और अ ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड as a result of a stimulation of the motor neurons and produce a behavioral रिएक्शन और दी रिफ्लेक्स. अब जो मैसेज हमें हमारा ब्रेन या स्पाइनल कोड दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी पार्ट या लाइक मसल्स या हमारे जो केमिकल हार्मोन्स लाइक ग्लैंड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिएक्शन जो है वो शो करते हैं. दीज आर बेसिक 5 स्टेप्स फॉर द रिफ्लेक्स आर्क. ये एक और स्लाइड है जिसमें रिफ्लेक्स आर्क को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. ये हमारा स्टिमुलस था, हीट. पेन रिसेप्टर्स ने फ़ौरन से इसको डिटेक्ट किया और ये मैसेज जो था वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमने अपने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जो था वो भेजा. अब ये मैसेज यहाँ हमारे ब्रेन को जो है वो कन्वे हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए. सम टाइम यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन से आगे जो है यहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से लेके ब्रेन तक पहुँचाते हैं. ब्रेन ने इस मैसेज को लिया, इसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस जो थी वो मोटर न्यूरॉन्स को जो थी वो पास की. ये जो ब्लू वाली हैं ये हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं. मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज लेके हमारे हमारे बॉडी ऑर्गन की तरफ जो है वो मूव करती हैं. लाइक ये मसल्स को जो है, मसल्स आल्सो नोन एज इफेक्टर्स, उनको जो है ये रिस्पॉन्स देती हैं. रिस्पॉन्स जैसे ही मिलता है तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, फ़ौरन से अपना हाथ जो है वो उससे हटा देते हैं. नेक्स्ट इज़ द नर्व इम्पल्स.
Nerve impulse, this is the way of the electrochemical changes which travel along the whole length of the neurons. This is either the chemical reaction that involve in the movement of the ions across the cell membrane. क्योंकि हमने कहा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो एज अ रिज़ल्ट अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? दिस इज़ मेजर द कैपेसिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क. यानी ब्रेन जो इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है, ये एबिलिटी है उस वर्क को जो है वो मेजर करने के लिए. This electrical potential represent a type of stored energy which is manifested during the separation of the charges across the barrier. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ये एक एनर्जी की ही टाइप है जो कि उस एनर्जी को कैलकुलेट कर रही होती है जो चार्जेस को सेपरेट आउट करती है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. न्यूरॉन के केस में चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और चार्ज सेपरेटिंग बैरियर जो है वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़ नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पोटेंशियल की वो टाइप जिसमें बैरियर जो है वो मेम्ब्रेन हो उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं. Typical neuron at the rest is a more positive electrically outside than inside of the membrane. The net difference between these charges on the inner and the outer side of the surface of a non-conducting neuron is called a resting membrane potential. यानी मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनर साइड पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन होगी ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग फेज में, जबकि इम्पल्स उसमें से पास नहीं हो रही होती, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों जो हैं वो मेम्ब्रेन के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, तो इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो है वो नाम देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नंबर 1 सोडियम एंड पोटेशियम आयंस. Number 2 negative organic ions. Number 3 leakage of the potassium ions from the neurons. Number 4 conduction of the nerve impulse. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोडियम एंड द पोटेशियम आयंस. बॉडी में बहुत तरह के आयंस होते हैं, लेकिन नर्व सेल को और जो उसका फ्लूइड जिसको वो सराउंड कर रहे होते हैं उसमें दो आयंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम आयंस. Sodium and the potassium ions are most important in the nerve cells. सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द नर्व सेल जो है वो 10 फोल्ड मतलब 10 गुना सोडियम आयंस जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनर साइड, जबकि पोटेशियम आयंस जो हैं वो 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम ऑन इनर साइड. इन सोडियम और पोटेशियम के दरमियान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पंप होता है जो सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट को जो है वो मेंटेन रखता है और रेगुलेट करता है. जब दो पोटेशियम आयंस अंदर मूव करते हैं तो उसके नतीजे में 3 सोडियम आयंस जो है वो बाहर निकल जाते हैं. यानी नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन 20 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयंस, और नर्व सेल के बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन 10 फोल्ड एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम आयंस जो है वो ज़्यादा है. अब जब 2 पोटेशियम आयंस अंदर मूव करते हैं तो उसके नतीजे में 3 सोडियम आयंस को जो है वो बाहर मूव करना पड़ता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, अंदर वाली साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस कम होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम बेसिकली दोनों के पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करेंगे और नतीजे में 3 सोडियम आयन बाहर निकल गए, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इम्बैलेंसिंग हो गई अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे सोडियम चार्जेस के. तो अंदर वाली साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो हो गए कम.
जब वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाते हैं तो हम उसको वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर हम उसके लिए ये टर्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड अवर फैक्टर इज़ अ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। Large amount of the negative organic ions are more inside as compared to outsides। ये negative organic आयंस जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जिनकी कंसनट्रेशन अंदर वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा होती है। अब अंदर वाली साइड से 3 सोडियम जो है वो बाहर निकल रहे हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि सोडियम पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से नेगेटिव आयंस जो है वो अपना ज़्यादा रोल जो है उसमें प्ले कर लेते हैं। सेकेंड फैक्टर्स नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की प्रेजेंस की वजह से भी जो है वो अंदर वाली साइड पे नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन द nerve impulse is the leakage of the potassium ions from the neurons. As large negative organic ions such as the proteins or organic acids are present inside the membrane as compared to outside, so as a result membrane is slightly permeable for the potassium ions that leak outside of the cell, and loss of these positive ions यानी पोटेशियम आयंस का अंदर से बाहर की तरफ मूव करना जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हो रहा होता है। एंड फोर्थ वन इज़ द प्रोसेस ऑफ द नो कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में नॉर्मली हो रही होंगी तो नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होगी। दिस इज़ अ पंप ऑफ द सोडियम पोटेशियम। जैसे कि मैंने कहा कि सेल के अंदर जो है वो सोडियम आयंस ज़्यादा हैं और बाहर वाली साइड पे जो है वो पोटेशियम आयंस जो हैं वो ज़्यादा हैं। दो चीज़ें हैं, अंदर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं और ऑर्गेनिक आयंस यानी प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक आयंस जो कि नेगेटिव इन नेचर हैं वो ज़्यादा हैं। बाहर जो है वो पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करेगा, सोडियम को सेल से बाहर निकालेगा। 3 सोडियम जब सेल से बाहर निकलेंगे तो 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो अंदर चले जाएंगे, जिसके नतीजे में इनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो हो जाएगा डिस्टर्ब। अंदर वाली साइड पे अब नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ गई और बाहर वाली साइड पे जो थी वो पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ गई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये जो डिफरेंस होता है ये -70 मिली वोल्ट का जो होता है। नेगेटिवली चार्ज इंटरसेलुलर प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन, ये जो हमारी न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें से पास नहीं कर सकते। ये मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है ओनली फॉर दी पोटेशियम आयंस, इसके लिए परमिएबल है। इसमें से पोटेशियम आयंस जो है वो इजीली डिफ्यूज़ आउट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव आयंस हैं यानी सेल के बाहर कुछ प्रोटीन्स की अमाउंट भी है वो जो है वो इसके अंदर से नहीं गुजर सकती है। इस वजह से इनके दरमियान जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि अंदर वाली साइड ये ICF क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो हो जाएगी ज़्यादा और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द इनिशिएशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। Under normal conditions, a nerve impulse is initiated by a stimulus at the one end of the neuron. This is also known as the threshold stimulus, यानी वो स्टिमुलस जो वन एंड ऑफ न्यूरॉन से इनिशिएट होता है उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी बोलते हैं। दिस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिजल्ट टू चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही स्टिमुलस जो है वो कोई इम्पल्स मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है तो फ़ौरन से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो है वो कंसनट्रेशन में चेंज आ जाता है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो भी चेंज हो जाता है। देन this resting membrane potential is converted into active membrane potential.
Active membrane potential arises as a result of the impulse. During this stage, inner membrane of the surface become more positive than as compared to outside. There are factors that affect to change the membrane potential. Number one, the movement of the ions. मूवमेंट ऑफ आइंस में हमारे पास सोडियम और पोटेशियम दो ही आइंस हैं. जब नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है तो उसके नतीजे में परमिएबिलिटी जो है वो सोडियम आइंस की बढ़ जाती है. सोडियम आइंस अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अपसेट हो जाता है और पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं. न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये परमिएबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्स होते हैं जिनको हम सोडियम गेट्स बोलते हैं. सोडियम गेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब होता है. second factor that affect on the resting membrane potential is the charges are reversed. Inner side of the cell membrane has excess amount of the positive ions at the internal surface and the outer surface become more negative. Third one is the passage of the nerve impulse. एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट करती है जो कि सेंसरी न्यूरॉन से आगे ब्रेन तक जो है वो विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स मैसेज कन्वे करती हैं. फोर्थ वन इज़ अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नॉर्मली 0.005 होता है. जब ये चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो ये 0.05 से जो है वो चेंज हो जाता है और इम्पल्स के पास होने से रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो चार्ज स्टोर था वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्पेशली इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयंस होता है. इस तरह एक न्यूरॉन जो है ये रेडी होता है इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि माइलिन शीट होती है ऑक्सन्स के दरमियान, ऑक्सन के इर्द गिर्द. ये माइलिन वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीट है वहाँ पे इम्पल्स जो है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, यानी एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के एंड तक जो है वो जंप कर रही होती है. उसको हम जो है वो सेलेटरी इम्पल्स का नाम जो है वो देते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ साइनेप्स? Synapse is actually a contact point between the axon ending of one neuron to the dendrites of the next neurons. This space have no cytoplasmic connection. Nerve impulses are passed from one neuron to other neuron with the help of this synapse. Action potential that is generated as a result of the disturbance of the sodium and the potassium ions cannot jump from one neuron to another. Rather than this message is transmitted with the help of this synapse. एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करने की बजाय इस साइनेप्स की मदद से आगे पीछे जो है वो मूव करता है. इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोसेस. तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे पास क्या हुआ, action potential cannot jump from one neuron to another. Rather than this message is transferred across the help of a synapse, and this form of the chemical messenger is known as neurotransmitter. साइनेप्स में इम्पल्स के मूवमेंट का जो है वो मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहले इम्पल्स जो है वो साइनेप्टिक नॉब तक जो है वो पहुंचती है. साइनेप्स में जो है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होते हैं जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ यानी एक्सॉन एंडिक के साथ जो है वो फ्यूज़ मिल जाते हैं. देन ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो डेंड्राइट्स हैं अगले न्यूरॉन्स के, वो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ और मैसेज को जो है वो ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है. एसिटाइल कोलिन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेन न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन. ये हमारे पास साइनेप्स का स्ट्रक्चर है.
ये एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जिसको बोलते हैं, और ये जो हैं वो डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन टर्मिनल ये वाला पार्ट है, देन ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो स्पेस है, और ये डेंड्रिक स्पेंस है। यहाँ पे हमारे पास ये वो चैनल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम के अलावा इनके पास कुछ कैल्शियम गेटेड चैनल्स भी होते हैं। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। जब यहाँ से नर्व इम्पल्स आती है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल जो हैं ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। एक्सॉन की मेम्ब्रेन कौन सी है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। जब ये इसके साथ मिलते हैं तो ये जो मैसेज होता है, इस मैसेज को ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आगे फिर से जो है वो चैनल्स लगे हुए हैं, ये आइंस की फॉर्म में इस मैसेज को जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो मैसेज को लेती है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन को जो है वो कहा गया है। दिस इज़ अ वे ऑफ अ कम्युनिकेशन अक्रॉस दी साइनेप्स। ये डायग्राम एक्चुअली जो है वो हमें साइनेप्स की कम्युनिकेशन का वे बताएगी। सबसे पहले जो है पहले स्टेप में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जो कि स्टिमुलस से जनरेट हुआ था। देन यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं ये कैल्शियम की ट्रिगर करते हैं एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए उसकी कैल्शियम की जो है वो ट्रिगरिंग होती है। एंटी स्टैंड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज़ करते हैं और ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में सेल जो है वो इन रिसेप्टर के अगेंस्ट जो है वो अपना रिस्पांस शो करता है। रिस्पांस ऑफ द सेल्स, ये रिस्पांस शो करते हैं। ये रिस्पांस जो है ये टर्मिनेट कर जाता है बाय रिमूविंग द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम ये न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये जो रिस्पांस है ये भी वहीं पे फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये जो रिस्पांस हमारे पास आया था, सिक्स स्टेप में इसकी डिग्रेडेशन यानी ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर ये मैसेज हमने अपने स्टिमुलस तक ना पहुँचाना हो तो जो रिस्पांस होता है इसकी फ़ौरन से डिग्रेडेशन हो जाती है, ये ब्रेक डाउन होता है और दोबारा से ये बाय डिफ्यूजन प्रोसेस रीअपटेक जो है वो हो जाता है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको आज के लेक्चर की जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।